मारे उधर লাগিয়েছিস? বাইরে দরজা লাগিয়ে আয়। হ্যাঁ অশোক বই। ও, বাইরে का दरवाजा लगा। और लास्ट क्लास में हम प्रिज्म का रे डायग्राम करना स्टार्ट कर चुके थे क्या? प्रिज्म रे डायग्राम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लिए थे। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन रे डायग्राम। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है इन डेंसर मीडियम, तो लाइट रिफ्रैक्टेड नहीं होगी, लाइट में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट में रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल। और रिफ्लेक्शन कौन से मीडियम में होगा? उसी मीडियम में जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में। लेकिन इसमें प्रूफ क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये जैसे इक्विलेटरल प्रिज्म है, ऐसा एक प्रिज्म मैंने लिया राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। ये 45, वेट, और यहां एक लाइट सीधी आई। व्हाट इज द फेट ऑफ दिस लाइट? ये रे डायग्राम कंप्लीट करना है हमें। कहां जाएगी लाइट? एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, नॉर्मल ऐसे ही बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, लाइट सीधी आ गई। एक डायग्राम ऐसा होगा जिसमें सरफेस में लाइट नॉर्मली नहीं आ रही होगी, बाकी सारे डायग्राम में लाइट सरफेस में नॉर्मली आ रही होगी। ओनली वन डायग्राम, और उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये एंगल, अच्छा अब आप एक गलती करते हैं कि लाइट में नॉर्मल बनाते हैं। जो लाइट है उसमें नॉर्मल बनाते हैं, लाइट में नहीं, सरफेस में नॉर्मल बनाना होता है। ये नॉर्मल गलत हो जाए, सरफेस पे नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? ये वाला, ये 90 है क्योंकि ये 90 था। ये 45 है, ये 45, और ये 45 है तो ये भी 45। और ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट किया था। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है डेंसर मीडियम में, तो लाइट में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। रिफ्रैक्शन यानी मीडियम से बाहर आ जाना। लाइट में रिफ्लेक्शन होगा यानी मीडियम में रह जाए। और रिफ्लेक्शन होने से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और रिफ्लेक्शन भी किसमें हो जाएगा? डेंसर मीडियम। ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल भी कितना होगा? 45। ये 90 है, ये 45 है तो ये 45 होगा, और ये 45 है तो ये भी 45 है। फिर जो लाइट है उसमें नॉर्मल नहीं बनाना है, सरफेस में नॉर्मल बनाना है। सरफेस पे ये अगर 45 है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, तो सरफेस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो लाइट नॉर्मल के साथ बनाता
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 45। अगेन डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, लाइट बाहर आ जाती तो रिफ्रैक्शन होता, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मतलब डेंसर मीडियम में रह जाएगी और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल 45 होगा, और अगर ये 45 है, ये 45 होगा, ये 45 है, ये 90 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो होगा, लाइट सीधी बाहर आ जाए। ये कंप्लीट रे डायग्राम, ये दोनों रे पैरेलल होगी, ये भी 90 ये भी 90 है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे? ये इंसिडेंट रे है, ये सारी रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में कितना एंगल है? 180 डिग्री। ये क्वेश्चन आता है। ऐसे हम 8 एक डायग्राम हो गया और 7 डायग्राम करें, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये डायग्राम 1 था। ये प्रिज्म कौन सा था? 90, 45, 45, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। कंप्लीट द रे डायग्राम। केस 2 ये हो गया ना सबका? कंप्लीट द रे डायग्राम। कंप्लीट द डायग्राम। क्रिटिकल एंगल अभी भी 42 डिग्री। लाइट सीधी आएगी, नॉर्मली इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो होगा। ये 90 है, 45 ये 45, जो नॉर्मल होगा वो सरफेस पे बनेगा। अगर लाइट के लिए नॉर्मल बनाते हैं तो ऐसा बनेगा, लाइट के लिए नॉर्मल नहीं बनाना, सरफेस पे नॉर्मल बनाना होगा। ये 45 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होगा, लाइट डेंसर मीडियम में है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल 45 होगा। अब फिर सरफेस पे नॉर्मल बनाना है। अगर लाइट के लिए नॉर्मल बनाते हो तो ये नॉर्मल बनेगा, और सरफेस के लिए नॉर्मल ये बनेगा, यही वाला नॉर्मल करेक्ट है, ये गलत। ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन 45, लाइट डेंसर मीडियम में है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, राइट, लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द सेम डेंसर मीडियम। ये मीडियम ये एंगल 45 है, ये भी 45 होगा, ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है, ये 90 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो, लाइट बाहर आ जाए। ये डायग्राम 2 था, केस 2। 90, 45, 45 केस 2, 90, 45, 45 केस 3।
ये एक प्रिज्म है, वही 90 45 45, जिसका ओरिएंटेशन अब ऐसे है, और इसके सामने एक इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसकी इमेज कैसे बनेगी वो आपको बताना है। इस प्रिज्म को हम इरेक्टिंग प्रिज्म, इस प्रिज्म को हम इरेक्टिंग प्रिज्म बोलेंगे अगर ये इन्वर्टेड इमेज इरेक्ट हो जाती है, और नहीं होती है तो काट देंगे। मेरा पोस्टुलेट है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इरेक्टिंग प्रिज्म का काम करेगा। अब करेगा कि नहीं पता, देखना होगा। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फिर उसका लॉजिक देखते हैं। यहां से दो लाइट लेके आना, ये सरफेस पे नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होगी, इसमें रिफ्रैक्शन होगा। सरफेस पे नॉर्मल बनाना, and light bends towards the normal when it travels from optically rarer medium to optically denser medium. ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ओरिजिनल लाइट है। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पर ये नहीं होगा, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल की तरफ, ये भी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइट पैरेलल थी, ये दोनों लाइट पैरेलल ही होगी। अगेन यहां नॉर्मल बनाओगे सरफेस पे, ना कि लाइट पे, और यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अच्छी बात क्या है, यहां मैंने एंगल्स कैलकुलेट नहीं की, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस वाले केस में आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी लीजिए, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही केस है, यही हमें प्रूव करना है। और फिर दो लाइट, एयर से ग्लास में जाते वक्त जितना बेंडिंग हुआ था टुवर्ड्स द नॉर्मल, ग्लास से एयर में जाते वक्त उतना ही बेंडिंग होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, सो द लाइट विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो ये वाली जो लाइट, ब्लैक वाली, ये अब ऊपर आ गई, मतलब ये जो ए था ये ए डैश बन गया, और ये बी डैश। इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो, इरेक्ट। इसको कहते हैं इरेक्टिंग प्रिज्म। ना ये काम कैसे कर सकते हैं आप, ये आपको याद कर लेना। एक बार हम देख लेते हैं कि हमेशा ऐसा ही होगा, और फिर एंगल कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमेशा ऐसे बनाते वक्त दो तीन मिस्टेक्स जो कॉमन है वो ये है कि ये अगर ये लाइट पैरेलल है तो ये सारी लाइट पैरेलल होगी। ये जो बेस ऑफ प्रिज्म है, बेस ऑफ प्रिज्म से ए का हाइट और बेस ऑफ प्रिज्म से बी का हाइट, ये बेस ऑफ प्रिज्म से इक्वल रहना चाहिए। ये नीचे बना दिया, ये ऊपर बना दिया, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे हो गया, बस ये देखा कि पैरेलल है, तो भी डायग्राम गलत है। ये रिलेटिव हाइट बिल्कुल सेम हो, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये देखना बाकी है। ये डायग्राम कंप्लीट कर लो, और फिर इसमें एंगल कैलकुलेट करते हैं, और पता चल जाएगा ये केस होगा। ये केस 3 है, 90 45 45 का केस। 40 40 सेंटीमीटर বেশি হলো না, 40 40 ডিগ্রি। অর্ঘদীপ বলছে না, this is 40 degree, if this is 40 degree, the angle of refraction, the angle of refraction has to be less than 40 degree. Guess any angle. 30. Okay. So I'm supposing this is 30 degree, this is 90 degree. So what angle is this? This is 90, this I suppose is 30 degree.
This is 90, this is 30. What is this angle total? 120 ना, 120 ना. अच्छा ये 120. अगर ये 120 है और ये 45 है तो ये टोटल कितना होगा? 165. तो ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री. और अगर ये 15 डिग्री और मैं यहां बनाता हूं नॉर्मल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 65. और ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होगा? 40. मतलब टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा ही होगा. और you guess any other angle? 30. Let this be 30. So if this is 30, this has to be less than 30. I'm supposing this angle as 20 degree. 20 and 90, 110 degree. So this whole angle turns out to be 110 degree. 110 and 45, 155. This is what? 25. And this is 25, this is 55. Again greater than critical angle. हर केस में यहाँ पे क्या होगा? टोटल इंटरनल. अच्छा अब एक डायग्राम आता है ए बी. What is taking place at surface AB? Refraction. Light is entering from one medium to another, gets bent towards the normal. What is taking place at surface BC? Reflection. And again at AC, refraction. 90, 45, 45 के केस हो गए और आपको ये डायग्राम बनाने आता है. एक डायग्राम और आता है 90, 45, 45 केस 4. ऑनलाइन कोई डाउट है तुम लोग को? You have to draw image of a extended object AB. पहले सिर्फ एक रे था, अब एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट AB. यहां दो रे लेना, एक ये वाली रे और एक ये वाली रे. एंड दोनों सरफेस पे कैसे? नॉर्मल इंसिडेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा. ये लाइट यहां आ जाएगी सीधी. ये 90 है, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है. अब आप क्या करेंगे? नॉर्मल किसके लिए बनेगा? लाइट के लिए कि सरफेस के लिए? सरफेस के लिए. और अगर ये 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? हाँ 45. एंड दैट इज ग्रेटर देन 42. लाइट गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक. ड्राइंग नॉर्मल, all the angles remain same, no need to calculate. Angle of incidence is 45, angle of incidence is 45. Lights get reflected back. यहाँ एंगल ऑफ यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है. एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0. Again the only mistake that we commit is this is a the blue one. Here is this blue one. This is A dash and this is B dash. ये था केस 4. ड्रॉ करो. रे डायग्राम सारे पेंसिल से बनाना, पेन से नहीं. ये थे 90, 45, 45. अब हम करेंगे 60. और इसमें एक ही केस बने. ये एक लाइट आई
नॉर्मल इंसिडेंट, कंप्लीट द डायग्राम। ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री तब भी था, अभी भी है। म्यूट करना अपने आप, कह रहा हूं म्यूट नहीं है, अब वो है म्यूट। कंप्लीट द डायग्राम। लाइट सीधी आएगी, ये तो कंफर्म है। ये 90 है, ये 90 होगा, ये 60 है, ये 30 होगा। अगेन नॉर्मल, लाइट पे नहीं सरफेस पे बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60। और अगर ये 60 है, 30 है, ये 60 है, 90 है, लाइट नॉर्मल से बाहर है। है ना? ऐसा ही किया था। ए, क्या कर दी? ये देख, दोबारा देख, प्रज्ञा, हमेशा डायग्राम कॉम्प्लेक्स थोड़ी होंगे, सीधे भी होंगे। ये सरफेस पे नॉर्मल है, ये सीधी लाके यहाँ टकराएगी, यहाँ नॉर्मल बनाएंगे। ये नॉर्मल, ये 90 है, 60 है, 30। और अगर ये 30 है तो नॉर्मल के साथ ये एंगल 60 डिग्री है। 60 इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। इट गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक, ये भी 60 होगा। और अगर ये 60 है, 30 है, ये 60 है, 90 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, लाइट बाहर आ जाएगी। इसका बस एक ही केस, ये था केस 5। केस 5, 60 60 60 इक्विलैटरल प्रिज्म। केस 6, केस 6, and this would be 90 60 and 30। इसमें 3 केस बनेंगे। देख गलत जब है, इस सरफेस से अगर कोई लाइट नॉर्मली बाहर आएगी तो मुझे बताइए एंगल कैसे जस्टिफाइड हो सकता? टीचर को पता है कि अगर वो ये लाइट दिया है, इस सरफेस से लाइट बाहर आएगी और वो नॉर्मली आएगी, और नॉर्मल आने वाली लाइट हमें ऐसे दिखेगी। पर तेरे डायग्राम में जो लाइट बाहर आई है वो ऐसे आएगी, वो तो तभी तत्काल काट देगी। यही तो, इतना ही सब कुछ सरल होता है। अगर 60 है तो बस ये इसको 60 कर देना, इसको नॉर्मल कर देना, और यहां लिख देना 60। और वो देखता रहे कंपास से, ये नॉर्मल होना चाहिए। ठीक से बना उसको। हाँ बोलो, सर जी बोल। কিছু না বললাম ওটাকে না মেটাতে। अच्छा अच्छा। अच्छा, द नेक्स्ट इज 90 60 30। 90 60 30।
Complete the 3 ray diagram. Case 6, केस 7 और ये केस 8, टोटल 8 केस। फर्स्ट रे डायग्राम, लाइट सीधी आ गई, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन, light is traveling from denser medium to rarer medium, it bends away from normal। इसमें आ जाओ, ये लाइट सीधी आई, ये 90, 90, 30, 60, अगेन नॉर्मल, ये 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस is less than critical angle, refraction, light bends away from normal। इस वाले केस में लाइट पहले सीधी आई, नॉर्मल 30, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, रिफ्रैक्शन होगा, सॉरी रिफ्लेक्शन होगा 60। थोड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है, अगर ये 60 है, ये कितना होगा 30, ये 30, ये 30, 60, ये पूरा एंगल कितना है 150। और यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा नॉर्मल, ये कितना है 90, तो ये कितना है 30। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। देख लो, केस 6, 7, 8, केस 9, एक केस रह गया इसका। सिक्सटी, ये वाला केस कंप्लीट करो। कंप्लीट द रे डायग्राम। केस 9, क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, 60, 30। अच्छा, ये अगर 30 एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, लाइट गेट्स टोटली रिफ्लेक्टेड 60। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन एट सरफेस ए बी, एट सरफेस AC, if this is 60, this is 30, this is 90, this is 60, and if this is 60, this is 30, bends away from, ये हो गए 9 केस।
complete the ray diagram and calculate the angle as the light emerges out of. Complete the ray diagram and calculate the angle of emergence as the ray emerges out of water in air. बोलो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना चाहिए, ये कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा एंड दिस इज ऑलवेज लेस देन 30 डिग्री। फिर ये प्लेन मिरर में इंसिडेंट होता है। अब प्लेन मिरर में इंसिडेंट होगा, ये जो एंगल, ये जो आर होगा, ये नॉर्मल, ये पैरेलल है, ये भी आर होगा, ये आर है, यही मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको मैं आर से लिख रहा हूं, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको मैं आर से लिख रहा हूं, ये आर है, तो ये भी कितना होगा आर। और अगर लाइट एयर से वाटर में आती है तो जितना बेंड होगी तो वो जब वाटर से एयर में जाएगी उतना अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। दिस इज इमर्जेंट रे and this is angle of emergence and this is also equal to 30 degree। ए एंगल था, ये जो रेशियो है, ये जितना बेंड होगा, ये जब बाहर आएगा तो उतना ही अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, it bends away from normal. Now this pair of medium remains same. While traveling from air to water, it bends towards the normal by some angle. And while traveling from denser to rarer, water to air, it bends away from the normal by the same factor. The factor by which it is turned towards the normal, it is the same factor by which it is turned away from normal. तो ये absorption जो नो lighter intensity को angle change होगा. Some of the energy gets, this light would be brighter, this is less brighter. हो गया, हो गया, हाँ. The bouncing back of light in the same medium on striking a reflecting surface. आगे बढ़े, कभी हॉवरिंग देखा है बर्ड्स का? शायद जाके घर पे जरूर सर्च करना, हॉवरिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स कॉन्स्टेंटली एक जगह पे, कॉन्स्टेंटली, नॉट अ सेंटीमीटर ऑफ मूवमेंट। ईगल्स, द सी बर्ड्स कॉन्स्टेंटली एक जगह पे रहते हैं। किंग फिशर द बेस्ट वन, एक जगह पे रह के हॉवर करते, बस मूव नहीं करती, फ्लैपिंग देयर विंग्स, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज हॉवरिंग। एक इंच मूवमेंट नहीं है, नॉट अ स्लाइटेस्ट movement in the sense change in position, and this is what we call as hovering. But bird hover क्यों करती? बर्ड के साथ इवोल्यूशन स्केल में बहुत झमेला हुआ, बहुत धोखे हुए। From while looking from the sky, bird could see a fish in the ocean, but जैसे ही उसके पीक ने उस फिश की फिशिंग करनी चाहिए, बर्ड ने देखा कि वहां पर फिश नहीं, और वो खाली हाथ चोंच लेके वापस आ गई। विथ टाइम बर्ड ने ये कैलकुलेट किया कि जो वो देख रही है, दैट इज नॉट द रियल डेप्थ,
that is the apparent depth. The fishes in the ocean are at some depth deeper than what it looks. It looks shallower, but it is actually in some deeper state. ना ऐसा क्यों हो रहा था? Because of refraction. एक डायग्राम से समझ आ जाएगा. ये मानो पानी है, ऐ, इसमें फिश है, एंड हियर इज द बर्ड. अगर फिश बर्ड को दिख रही है तो देयर हैज टू बी टू डायग्राम. फिश की एक लाइट वाटर में सीधी आई. दिस इज एयर, नॉर्मल, स्ट्रेट. दिस इज वन डायग्राम एंड अनदर रे डायग्राम. फिश से एक और लाइट बाहर आई यहां पर, denser to rarer, bends away from normal. ये these two rays are very 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 close to each other. मेरे लिए इतना क्लोज बनाना पॉसिबल नहीं ताकि मैं थ्योरी समझा सके, इसलिए मैंने दूरी बनाई. एंड ये दोनों रे जहां मीट करेगी, बर्ड को फिश वही नजर आ रही, लेकिन एक्चुअली में बर्ड कहां है? यहां पर. और नजर कहां आई? यहां पर. तो बर्ड ने जब देखा फिश को यहां पर, और वो चोंच यही मारेगी, पर फिश तो नीचे थी, वो बच के चली. अब एक चैलेंज आ चुका है सर्वाइवल का. अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी फिशिंग नहीं कर पाएंगे. सी बर्ड्स तो कभी इकोसिस्टम में रहती ही नहीं. अब विद टाइम यही ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ है. बर्ड जब हॉवर करती है तो कैलकुलेट करती है, जहां मैं देख रही हूं वहां फिश एक्चुअली में नहीं, वो थोड़ा नीचे है. अब वो कितना नीचे? एंड द मोमेंट शी कैलकुलेट्स कि फिश में जो मुझे पोजीशन दिख रहा है दैट इज नॉट द रियल वन, वो थोड़ा नीचे है. आप बस पलक झपकना एंड फिश डाइव्स एंड कैच द फिश. नॉट फिश डाइव्स, द बर्ड डाइव्स एंड कैच द फिश. किंग फिशर, आपने कभी ये वर्ड सुना है? नहीं सुना. अब सुनो क्या कहते हैं उसे, किंग फिशर. अजीब है, अजीब. इतने छोटे से दिमाग में इतना रिफ्रैक्शन कैलकुलेशन, आई डोंट नो कैसे. और हम कहीं खुश हो. किंग फिशर भी बोलते हो भाई, रिफ्रैक्शन तो मेरे से. अरे क्या हुआ है देखो. वेयर इज द फिश? वेयर इज द फिश? हियर. ये इंटरफेस, ये इंटरफेस. सो दिस इज व्हाट आई कॉल एज अ रियल डेप्थ. एंड फिश दिख क्या रही है यहां पर. दिस इज व्हाई कॉल एज apparent depth. What is the shift? This is the shift. एंड इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ. ये बात समझे? अच्छा, बर्ड को अगर फिश देख रही, अभी किसने किसको देखा? ये डायग्राम आता है, ऐसे ही बनाना होगा. तो अभी फिश बर्ड को देख रही, अब बर्ड फिश को देख रही, तो उसको कैसे दिखेगा? और पास पास तो फिश दिखिए, थी दूर, पास दिखिए. जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा, वीवर रेयर मीडियम में, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, एंड ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम. अभी मैंने तुम्हें वो वाला केस पढ़ाया, अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे. ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम. ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम. फिश देख रही है,
कंप्लीट द रे डायग्राम। अब इससे लाइट लेके आओ, इससे अगर लाइट आती, एक लाइट तो सीधी आएगी, फिश की आंखों में जाएगी, ये डायग्राम बनाना काफी इजी है। और दूसरा डायग्राम, एक थोड़ी ऑब्लिक रे, नॉर्मल बनेगा, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। अब ये लाइट पीछे जाएगी, जब फिश देखेगी, अब ये लाइट पीछे जाएगी, एंड इसको आगे खींच दो और इसको पीछे खींच, ये कहां मीट हो रही है, यहां पर, बट एक्चुअली में क्या है, यहां पर ये बर्ड का रियल हाइट है, पर फिश को कहां नजर आ रही है, ये बर्ड, ये बर्ड का एपरेंट हाइट। फिश को बर्ड जहां है उससे ऊपर नजर आ रही है, और फिश बर्ड को जहां है उससे शैलो नजर आ रही है। दिस टू रे डायग्राम, ड्रॉ दिस डायग्राम। अब इस केस में शिफ्ट क्या होगा, इस केस में शिफ्ट क्या होगा, एपरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ। अब इसकी हमें थ्योरी पढ़नी है, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, ये पढ़ना है। पर कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ ऑफ एपरेंट डेप्थ किससे जुड़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन से। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ is due to the refraction of light. এটা ভাষা হলো তোর, এটা হয়ে গেছে। सर आपकी कोई स्टूडेंट गिर गई। कौन, क्या बेकार बात बोल, सर किसी का नाम है, सोचिए। पता नहीं। सर वृष्टि गिर गई। ओहो, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, एक छोटा सा डायग्राम है, एक छोटा सा डेरिवेशन है। अच्छा ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल अगर आई है, ये एंगल कितना होगा, आई, ये आर है, ये लाइन पैरेलल है, अगर ये आर है
तो ये एंगल भी कितना होगा, आर। ये है पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट हो, ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। बस अब ट्रिगोनोमेट्री लगा दीजिए। मुझे बोलिए स्नेल्स लॉ एट ए। स्नेल्स लॉ एट ए क्या होगा? स्नेल्स लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? एक पल के लिए मैं मान लेता हूं ये वाटर है और ये है, एक पल के, फिर मैं चेंज कर दूंगा, एकदम चेंज कर दो। स्नेल्स लॉ एट ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी स्नेल्स लॉ एट बी लगा, ये ए है एट बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू साइन है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से मीडियम है? डेंसर मीडियम। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उस मीडियम में साइन ऑफ एंगल, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उसी मीडियम में जो एंगल है उसका साइन वैल्यू इज इक्वल टू, ये कौन सा मीडियम है? एयर। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? रियल डेप्थ और एफएन डेप्थ, ये दोनों आपको कुछ समझ आ रहा है? ये दोनों कुछ समझ आ रहा है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे? अगर मैं लिखता हूं साइन आई बाय साइन आर, ये क्या हो जाएगा? म्यू ए बाय म्यू वाटर। अच्छा, ये इसको मैं क्या लिखूंगा? म्यू, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता, यू रिमेंबर? म्यू वन टू, ये क्या था? म्यू टू म्यू बाय म्यू वन ना। ये क्या एब्सोल्यूट, ये क्या है, सॉरी ये क्या रिलेटिव, और ये क्या एब्सोल्यूट। ऐसे करते थे हम। अगर मेरे पास रहता है डब्ल्यू म्यू जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। भूल गए? याद है? हाँ। अच्छा, ये नीचे आ गया, ऊपर डब्ल्यू। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या रेसिप्रोकल होगा इसका? रेसिप्रोकल। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? वन बाय ए म्यू, वन बाय ए म्यू। अच्छा, अब एक अप्रोक्सीमेशन, एंड दैट अप्रोक्सीमेशन इज दिस: द पॉइंट ए एंड बी आर वेरी वेरी क्लोज टू। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू वन बाय ए म्यू जी। ये तो लिख ही सकता हूं मैं। नाउ द ओनली अप्रोक्सीमेशन इज दिस, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। मेरी आंखें बस इतनी सी देखो आप, तो मेरे लिए ये वाली रे और ये वाली रे बहुत पास होगी ना, इतना दूर थोड़ी होगा। फॉर एनी ऑब्जेक्ट दैट इज सीन apparently or real, these two ray a and b, they are very very close to। मैं कह रहा हूं इसलिए समझ आ रहा है कि एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए। हाँ, पॉइंट ए, पॉइंट ए इज वेरी वेरी क्लोज, पॉइंट ए इज वेरी वेरी क्लोज टू बी। और अगर पॉइंट ए के और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो हम कौन से एंगल को सेम मान सकते हैं? आर और आई को सेम मान सकते
है ना। मैं आर और आई को सेम मान सकता हूं ना। ये देखो, ये एक लाइट है। अच्छा, यहां से एक लाइट आई, ये एक एंगल बनाएगी, और यहां से एक लाइट आई, ये दूसरा एंगल बनाएगी। ऐसे देखो, इस लाइन में ये पॉइंट अगर पास में रहेगा, ये जो एंगल बनाएगा, और यहां एक और लाइट रही, ये जो एंगल बनाएगा, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस होगा क्या? दैट टू एंगल्स विल बी नियरली सेम। तो हम लिख सकते हैं आई इज नॉट इक्वल टू आर, आई इज सिमिलर टू, आई सिमिलर टू आर। नहीं समझ आया? चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करो, बस इतना लिख लो, इतना लिख लो, यहां तक लिख। ट्यूशन, हाँ, लिखे रहना है। हाँ, क्या दिक्कत है, इतना लिख लो। अब मशीन, अब मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कंसिडरिंग एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ, कौन सा? अच्छा, हाँ, डब्ल्यू। ऐसे भी मैं उसको बाद में चेंज करूंगा, इसको मीडियम लिख देंगे, क्योंकि ग्लास भी हो सकता है, कोई भी डेंसर मीडियम हो सकता है।